हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी कक्षा 11 की एनसीईआरटी बेस, अर्थात एनसीईआरटी के अनुसार जो आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है उसमें आपकी कक्षा 11वीं की पुस्तक है भूगोल की। ठीक है, उसकी आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ। आपकी कक्षा 11 की पुस्तक 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, दूसरी बुक है आपकी भारत के भौतिक स्वरूप। ठीक है, तीसरी बुक है आपकी प्रयोगात्मक भूगोल। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि आपकी 11वीं की जो बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, नंबर 1 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी आपकी भारत के भौतिक प्रदेश या भौतिक स्वरूप, तीसरी आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या प्रयोगात्मक भूगोल। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो आपकी फर्स्ट बुक है। अब फर्स्ट बुक में इसकी इकाइयों को कई चैप्टरों में बांटा गया है। जैसे कि पहले चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति एवं इसका विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं इसका विकास। तीसरा चैप्टर आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथा टॉपिक है आपका महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण। ठीक है दोस्तों, महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण। नंबर 5 है आपका खनिज एवं शैल। अगला टॉपिक है आपका भूआकृतिक स्वरूप। ठीक है दोस्तों, आपके 6 चैप्टर तो ये हो गए। भूगोल एक विषय के रूप में, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं इसका विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण, महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण। अगला है आपका 5वां खनिज एवं शैल। खनिज एवं शैल। अगला है आपका भूआकृतिक स्वरूप। भूआकृतिक स्वरूप। तो पहले हम इतने टॉपिकों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, किसी भी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमें, या फिर किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम आउट ऑफ कंटेंट पढ़ते रहेंगे
ज्ञान तो अथाह है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारा माइंड एक जो लिमिट के अनुसार ग्रहण करता है। ठीक है, तो उस लिमिट को परखने के लिए हमें अपने सिलेबस को देखना होगा। तो दोस्तों हम पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, आपके पहले चैप्टर का नाम क्या है? भूगोल एक विषय के रूप में। अब यहाँ पर विषय का अर्थ लिया गया है DIS, डिसिप्लिन। यहाँ पर विषय का अर्थ क्या लिया गया है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का एक और अर्थ भी होता है, उसका अर्थ होता है अनुशासन, लेकिन यहाँ पर हमें इसका अर्थ क्या लगाना है? विषय। ठीक है ना। कई शब्द होते हैं जिनका स्थान एवं परिवेश के अनुसार अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है। यहाँ पर डिसिप्लिन का अर्थ विषय है। अब देखिए, आप पढ़ने वाले हैं भूगोल कक्षा 11 की, तो आपको सर्वप्रथम आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि भाई हमने अब तक भूगोल पढ़ी है, वो सामाजिक विज्ञान में पढ़ी है, लेकिन अब हमें भूगोल एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात सही है। आपने अब तक 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में आपने भूगोल को एक समन्वित विषय के रूप में पढ़ा था। ठीक है ना। समन्वित विषय किस किस की? जैसे कि सामाजिक विज्ञान। अब इसमें कौन कौन से पार्ट ऐड थे? आपका था राजनीति विज्ञान, आपका था इतिहास, आपका था अर्थशास्त्र, आपका था भूगोल। ठीक है ना। अब तक आपने सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल विषय को एकीकृत रूप में पढ़ा था, एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ा था। ठीक है ना। लेकिन अब जब आप कक्षा 11 में आ गए हैं, तो आप इसको एक स्वतंत्र विषय या फिर एक अलग विषय के रूप में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप बताइए क्या मैं आपको बताऊंगा कि भूगोल का अर्थ क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले भूगोल को देखते ही हमारे सब दिमाग में क्या चीज़ आती है कि इसका अर्थ क्या है। अब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, तो आपने केवल भूगोल को अर्थ ना समझकर उसके बारे में बहुत कुछ भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जब एक इसे स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, एक अलग पर्टिकुलर विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका अर्थ, परिभाषाएं, परिवेश, सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसा भी है तो मान सकते हो कि ये पृथ्वी है।
ये जो मैंने आकृति बनाई है इसे देखते ही आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि ये क्या है, ग्लोब। ठीक है, तो अब तक आपने पढ़ा होगा कि भूगोल क्या है। भूगोल हम पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं, या फिर जो पृथ्वी है इसको हमने एक किसी परीक्षण पर हमें उतारने के लिए इसको हमने एक त्रिआयामी मॉडल के रूप में बनाया, उसको क्या कहा गया, ग्लोब। ठीक है, लेकिन अब ग्लोब को हम किसी हर जगह तो लेके नहीं जा सकते। जैसे कि हम ग्लोब को लैब में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम किसी पर्यटन में जा रहे हैं या किसी सर्वेक्षण कार्य में जा रहे हैं तो ग्लोब को ले जाने में परेशानी होती है। इसके लिए हमने इसके त्रिआयामी स्वरूप को थ्री डी स्वरूप यानी 3 डायमेंशनल अर्थात त्रिविमीय, इस त्रिविमीय स्वरूप को हमने इस त्रिविमीय स्वरूप को हमने द्विविमीय स्वरूप में बदला। विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी, कला, ड्राइंग, इनका प्रयोग करके हम इस तकनीक तक पहुँचे। अब मानचित्र क्या होता है, मानचित्र को कहीं भी कैसे भी फोल्ड करो, अपने साथ बैग में अपने साथ रखकर ले जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब को हर जगह ले जाना संभव नहीं था। इसलिए तकनीकी का उपयोग करते हुए, तकनीकी के माध्यम से हमने मानचित्र का निर्माण किया। अब आगे आप देखेंगे, आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी विषय है, उसमें आप देखेंगे कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो थोड़ी बेसिक जानकारी थी जो आपको होनी ही चाहिए। अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमें भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं आपको दूंगा। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से लेकर अब तक हमारे विश्व में, हमारे समाज में आसपास बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख दूँ जैसे कि पी आदिमानव समाज और
वर्तमान समाज। अब ये क्या होते हैं? आदि मानव समाज। आदि मानव समाज वो समाज होता है जिसमें हमारे पूर्वज एक बंदर के रूप में थे। बंदर के रूप में, जैसे कि आप समझ गए होंगे, आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, ठीक है ना, उनमें अपने हमारे पूर्वजों को आदि मानव के रूप में बताया गया है। आदि मानव वो संस्कृति थी जिसमें मनुष्य किसी भी तकनीक, किसी भी संसाधन, किसी भी सुविधा, ठीक है, इन सब से अनजान था। इन सब से अनजान क्यों था? क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ था जितना कि आज के वर्तमान युग में हो गया है। अब देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है ना। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होगी तब तक किसी चीज़ या किसी वस्तु का आविष्कार नहीं होगा। देखिए, अब कोयला है, कई करोड़ों वर्षों से पृथ्वी में दबा रहा, किसी को नहीं पता था दबा रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मानव ने अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग किया तो उसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर कोई खनिज है, ठीक है, कोयला, उसको हम खनिज कह सकते हैं, ऊर्जा खनिज में। तो जब उसने उसको निकाला तब तक भी वो एक साधन था, ठीक है। जब उसे उपयोग में लिया गया तब जाकर वो क्या बना? संसाधन। जैसे कि वर्तमान में आप देख रहे हो कोयला आधारित अनेक प्रकार के विद्युत ग्रह हैं, ठीक है ना। कोयले का प्रयोग आपके ऊर्जा भट्टियों में भी किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब तक हमारे प्रकृति में अनेक प्रकार के साधन मौजूद हैं, लेकिन जब तक उनका उपयोग नहीं किया जाता है तब तक वो संसाधन नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको कोयले का उदाहरण दे चुका हूँ। मैं बात कर रहा था आदि मानव समाज की। आदि मानव समाज वो समाज था जो अपने जीवन यापन के लिए, लिवलीहुड के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता था। पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहता था? प्रकृति पर। अब प्रकृति पर निर्भर क्यों रहता था? क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती थी, ठीक है, वो क्या समझता था आदि मानव समाज कि ये सब प्रकृति की देन है, इसलिए वे प्रकृति की पूजा करता था। इसके बाद आप देखते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये समाज पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। अब जब प्रकृति पर निर्भर था तो प्रकृति से इसे अपने खाने के लिए फल फूल, खाद्य पदार्थ, जल इत्यादि इसे प्राप्त होते थे। अब आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, सुना भी होगा कि आदि मानव जो थे वो पेड़ों के पत्तों को लगाकर घूमा करते थे, है ना। थोड़े ऐसे ही रहते थे, कोई साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, गुफाओं में रहते थे, उनके कोई प्राकृतिक आवास ये गुफाएं थी, मसाल से जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करते थे। लेकिन वर्तमान में दौर बिल्कुल बदल चुका है। अब वर्तमान मानव इसने विवेक एवं बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया है, फिर चाहे उसने प्रकृति को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाया हो, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, प्रकृति से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकृति से हमें जल प्राप्त होता है,
ठीक है ना। अब जल का उपयोग मानव ने कैसे किया? अब जल के बड़े बड़े बांध बनाए, उन बांधों से जल को उन बांधों में जल को रोक कर रखा जाता है। जब वो जल नीचे गिरता है झरने के रूप में, तो उनसे जल विद्युत बनाई जाती है। ठीक है। अब प्रकृति से हमें क्या प्राप्त होती है? वन, पेड़ पौधे, वनस्पति। ठीक है। अब वनस्पति से विविध प्रकार की तुम्हारी औषधियों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे हमारे घरों में लगने वाले खिड़की हैं, दरवाजे हैं, सोफे हैं, ठीक है, ये सब भी किनसे प्राप्त बनाए जाते हैं? ये वनों से, लकड़ियों से। और आपका ये कागज़ होता है, ये कागज़ भी वन से प्राप्त किया जाता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन, जो नरम लकड़ी वाले वन होते हैं, उनसे कागज़ का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो अब आपने इतना तो देख लिया कि आदि मानव समाज वर्तमान समाज में क्या अंतर था। आदि मानव समाज पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। अपने जीवन यापन के लिए पेड़ पौधों से प्राप्त फल फूल, खाद्य पदार्थ और जल और पशुओं का शिकार कर कर उनके मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करता था। इन्हीं से अपना जीवन यापन करता था। ठीक है। ये लोग पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे। वर्तमान समाज थोड़ा सभ्य बना। ठीक है। इसने विवेक और बुद्धि का अपना प्रयोग करते हुए विविध प्रकार की तकनीकों का विकास किया। तकनीकों का विकास करते हुए इसने अपनी विविध प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा किया। ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि ये प्रोसेस आदि मानव समाज से वर्तमान समाज तक कैसे हुई। अब देखिए, सबसे पहले हुआ था मानव का उद्भव। मानव का उद्भव हुआ तो हम वही बात करते हैं आदि मानव समाज की। अब देखिए, मानव का उद्भव हम अफ्रीका महाद्वीप से बताते हैं। अब महाद्वीप से आप ध्यान आया कि आपने गत कक्षाओं में या पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ लिया होगा कि हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। फिर भी आपकी रिकॉल के लिए मैं आपको बता दूं, महाद्वीप हैं 7। महासागर हैं 4। ठीक है। 7 महाद्वीप हैं, 7 महासागर हैं। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मानव का उद्भव या मानव प्रजाति की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है? अफ्रीका महाद्वीप से। और अफ्रीका महाद्वीप में मानव का उद्भव हुआ। ठीक है। वहाँ कई कबीलों का निर्माण हुआ। अब आप वर्तमान समाज में भी देखते हैं कि किसी एक सोसाइटी में या एक गांव में या एक कॉलोनी में एक जैसे विचारों वाले लोग नहीं पाए जाते हैं। तुम्हारा घर है, उसके साइड में किसी और का घर है, तो उसका रहन सहन खान पान और साइड वाले घर का रहन सहन खान पान, सोच विचार, ठीक है, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरी तरह से अलग होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें विविधता ज़रूर होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर हुआ। जब उन कबीलों में रहने वाले लोग थे, उनमें भी आपसी विचारों में अंतर हुए। ठीक है। विविधताएं बनी, तो वो भी साथ ना रहकर फिर अलग अलग गए। ठीक है। अब अफ्रीका महाद्वीप से चलो यहाँ देख लो, जैसे कि ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। यहाँ से इधर गए, उत्तरी अमेरिका में इधर गए, दक्षिणी अमेरिका में इधर गए, यूरोप में, ठीक है, और इधर गए एशिया में। तो इस प्रकार जो वो कबीले थे वो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग स्थानों पर जाके बस गए। ठीक है। इधर दक्षिणी अमेरिका की तरफ, इधर उत्तरी अमेरिका की तरफ, इधर यूरोप में भी, इधर एशिया में भी। ठीक है दोस्तों।
अब जब मानव का उद्भव हुआ और विभिन्न कबीले एक अफ्रीका महाद्वीप से अलग अलग महाद्वीपों में जाकर बस गए, तो उन्होंने वहाँ जाकर अपने सामाजिक रीति रिवाज, ठीक है, उनका निर्माण किया। अब सबके रीति रिवाज, पहनावे, वेशभूषा, भाषा, धर्म, जाति, लिंग सबकी अलग अलग हो गई। अब जब अलग अलग हो गई तो इनमें क्या आ गई, अब बताइए क्या आ गई इनमें? इनमें आ गई क्या, आ गई? विविधताएँ। इन्हें कहते हैं वेरिएशंस। ठीक है दोस्तों, जब इनमें विविधताएँ आ गई तो इनकी आवश्यकताएँ भौगोलिक प्रदेश के अनुरूप होने लगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये हमारा भारत है, ठीक है, आप जैसा भी बनाएं आप मान सकते हो इसको, ये भारत है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो तटीय इलाके हैं इन पर रहने वाले लोग और यहाँ मैदानों में रहने वाले लोग, इन दोनों की जीवन शैली बिल्कुल अलग अलग होती है। अब अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि इनको भौगोलिक जो विविधताएँ उन्होंने इनको ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। मजबूर कैसे कर दिया, देखिए, अब जो तटीय प्रदेश होते हैं यहाँ पर अनाज के रूप में चावल का उपयोग अधिक होता है। चावल एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसको आप कहीं भी पैदा कर सकते हैं बशर्ते कि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन गेहूं जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अर्थात इसके लिए अलग अलग जलवायु दशाएं आवश्यक होती हैं। इसे बोते समय अलग तापमान की ज़रूरत होती है, काटते समय अलग तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब चावल है, इसको 200 सेंटीमीटर वर्षा तक की आवश्यकता होती है, जबकि गेहूं जो है इसके लिए केवल 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। ठीक है, अब जो मैदानी भाग हैं, ठीक है, अब यहाँ पर इतनी वर्षा तो संभव नहीं है, तो यहाँ का मुख्य खाद्यान्न क्या हो गया? गेहूँ। और जो तटीय प्रदेश हैं ये महासागरीय भाग है, यहाँ से बादल बनते हैं, यहाँ टकराते हैं तो यहाँ घनघोर वर्षा होती है। जब घनघोर वर्षा होती है तो यहाँ पर चावल के लिए जो उपयुक्त वर्षा थी वो इसे प्राप्त होती है और यहाँ पर चावल की उत्पत्ति होती है। अब जबकि गेहूँ यहाँ पर क्यों पैदा नहीं होता है? गेहूँ पैदा ना होने का कारण यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब ऐसे ही आप यहाँ देख लीजिए, ये जो उत्तर पूर्वी हिमालयी पर्वतीय भाग है यहाँ पर वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, और ये हिमालय जो है ये पर्वतीय भाग हैं। पर्वतीय भाग हैं तो इनमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? ढलान। ठीक है, अब ढलान पाए जाते हैं तो यहाँ पर मैदानों का अभाव है और यहाँ पर वर्षा भी नहीं होती है, तो यहाँ ना तो गेहूँ पैदा होता है ना इनमें चावल पैदा होता है, कुछ एक ये नीचे वाले जो एरिया है इनको छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पैदा होता है? तो यहाँ पर ये खाद्यान्न की पूर्ति जो करते हैं कुछ एक मैदानों को छोड़कर, उनमें चावल प्रमुख है, ये चावल का आयात करते हैं। लेकिन ये जीवन यापन के लिए भी तो कुछ करते होंगे। जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? ये जो ढाल हैं इन पर्वतों के, हिमालय पर्वत के जो ढाल हैं इन पर ये चाय की खेती करते हैं। क्या करते हैं? चाय की खेती। आप लोगों ने सुना भी होगा पश्चिम बंगाल की चाय, आसाम की चाय। ठीक है ना, तो भूगोल ने लोगों को अलग अलग स्थानों पर रहने के लिए क्या उपलब्ध कराई? विविधताएँ। क्या उपलब्ध कराई? विविधताएँ। ठीक है ना, अब आप विविधताओं से आप वर्तमान समाज से ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि एक हमारा पाश्चात्य संस्कृति है, एक हमारी भारतीय संस्कृति है।
अब पाश्चात्य संस्कृति का रहन सहन खान पान आप देख सकते हैं, और अपनी भारतीय संस्कृति का खान पान रहन सहन वेशभूषा भाषा देख सकते हैं। तो है ना दोनों में अंतर काफ़ी। तो ये सब किसका प्रभाव है, भौगोलिक विविधताओं का, ठीक है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी, कारण की। अब भाई मानव का उद्भव हुआ, अलग अलग स्थानों पर जाकर बसे, उनके कबीलों में विभिन्न प्रकार की विविधताएँ पाई जाने लगीं। जब विविधताएँ पाई जाने लगीं तो उन्होंने अपने अलग अलग सामाजिक संस्कृतियों का निर्माण किया, अलग अलग सामाजिक संस्कृति का निर्माण हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, इनका कारण क्या था, ठीक है ना, कि मतलब विविधताएँ हुई, मानव उद्भवी विविधताएँ, तो उसके कारण क्या थे, ठीक है। अब कारण में आपको, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि कारण क्या थे, ये भौगोलिक तथ्य या जोग्राफिकल फेनोमिना, ठीक है ना, ये इनके कारण थे, इसीलिए ये विविध प्रकार की विविधताएँ पैदा हुई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। भूगोल का अध्ययन करते समय हमें निम्न 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहिए, ठीक है। वो 3 प्रश्न क्या क्या हैं, ठीक है ना। देखिए, भूगोल क्या, कहाँ, क्यों। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूगोल क्या है, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, ये है धरातलीय सतह, ठीक है। अब धरातलीय सतह पर किसी को ये आकृति दिखाई जाए, ठीक है, तो वो इस आकृति को देखते ही उसके मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा, उसके मन में प्रश्न आएगा कि ये क्या है, ठीक है, बशर्ते कि आपने इसको कभी देखा नहीं हो और आपको इसके बारे में पता नहीं हो।
तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपके दिमाग में कि ये क्या है। चलो ठीक है, हमें इसका जवाब मिल गया। ये क्या है? ये है ज्वालामुखी। वोल्केनो। ठीक है, ये क्या है? ज्वालामुखी वोल्केनो। आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपके नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, उसमें बिल्कुल अंदर तक पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, इसके द्वारा कैसी कैसी आकृतियाँ बनती हैं, इसके भी इसका उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार फटता है तो इससे कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, इससे जो आकृतियाँ बनती हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब चिंता मत कीजिए, आपकी एक एक जो आपके दिमाग में सवाल है उन सब के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे, बस आप भरोसा रखिए। ठीक है, तो पहला सवाल क्या हो गया हमारा? वाट। अब आप देख चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल हमारा क्या है? कहाँ। दूसरा क्या है हमारा? कहाँ। अब देखिए, आपने इस आकृति को देखा तो आपको पता चला ये क्या है? ज्वालामुखी। अब दूसरा सवाल आपके मन में क्या आएगा कि ये कौन सी जगह पर है, और कौन सी जगह को हम क्या कह सकते हैं कि कहाँ है, अर्थात वेयर इज इट। ओके, तो जब हमें कहाँ का भी जवाब मिल जाए, जैसे कि मैं आपको कोई जगह बता दूं कि ये ज्वालामुखी कहाँ है, ये है इटली में। कहाँ है ये? इटली में। तो ये ज्वालामुखी है, ये तो हमारा क्या हो गया? क्या है? और ये किसका, ये जवाब क्या हो गया? कहाँ है। ठीक है, आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन अब हम भूगोल की बात करें, ये भूगोल, ठीक है, ये भूगोल अपने आप में एक कैसी सब्जेक्ट है? ये है एक नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस बोलें तो प्राकृतिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान तो हमने इसको बोल दिया, लेकिन भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि प्राकृतिक विज्ञान के क्या क्या आधार होते हैं, कि किन मानदंडों पर उसको हम ये साबित करते हैं कि ये प्राकृतिक विज्ञान है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। अब प्राकृतिक विज्ञान में ये दो अलग अलग टर्म हैं, एक तो है प्राकृतिक और एक है विज्ञान। अब विज्ञान की परिभाषा आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो टर्म है सुव्यवस्थित एवं व्यवस्थित, व्यवस्थित में आगे सु उपसर्ग लगा दिया तो सुव्यवस्थित हो गया ना, मतलब व्यवस्थित से भी अच्छा, सुव्यवस्थित मतलब अच्छी तरह से व्यवस्थित। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हम देते हैं पानी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल जल, वाटर। जल हमारा नेचुरल होता है, नेचुरल होने के साथ साथ अब हम जल का अध्ययन जिस किसी भी विषय के रूप में कहते हैं उसे कहते हैं जल विज्ञान। HY हाइड्रोलॉजी। ठीक है, जल विज्ञान। अब ये भी एक क्या है? ये भी एक नेचुरल साइंस है, यानी एक प्राकृतिक विज्ञान है। मतलब आप जल को, चाहे आप किसी भारत में लगा लो, ठीक है, चाहे आप अमेरिका में लगा लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में लगा लो, ठीक है, अगर कहीं भी आप जल का
जल को किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से इसको तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद दोबारा से जोड़ेंगे, इसका मतलब वियोजन करेंगे, फिर इसका संगठन करेंगे, तो H2O का मान H2 ही निकल कर आएगा। चाहे आप भारत में कर लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में कर लो, चाहे आप USA में कर लो। अर्थात मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो ऐसे मापदंड जिन पर किसी जलवायु क्षेत्र विशेष या किसी प्राकृतिक तथ्य का प्रभाव ना पड़े, वो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक साइंस होती है, नेचुरल साइंस होती है। जैसे H2 है, H2 को हम भारत की जलवायु में भी तोड़ के देखेंगे, जोड़ के देखेंगे, तो वो H2 ही निकल कर आएगा। ऑस्ट्रेलिया में करेंगे तो वहाँ भी यही आएगा, USA में काम करेंगे तो यहाँ भी यही आएगा। तो प्राकृतिक विज्ञान समझ गए, प्राकृतिक विज्ञान क्या होती है, नेचुरल साइंस, ये नेचुरल साइंस, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने से प्राकृतिक विज्ञान तो कह दिया भूगोल को, लेकिन क्यों कहा, ये मैंने आपको बताया कि भूगोल के जितने भी तथ्य हैं, जितने भी फेनोमेनाज हैं, ठीक है, वो सीमित ना होकर बहुत ब्रॉड हैं, बहुत ही विस्तृत एरिया में फैले हुए हैं, ठीक है। अब आप किसी भी वस्तु को देखते हैं, मान लो, ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है कि ये क्या हो सकता है। लेकिन जब आपको क्या का जवाब मिल गया तो फिर आपको पता, आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि ये कहाँ है। और जब आपके दिमाग में कहाँ का भी जवाब मिल गया तो फिर तीसरा प्रश्न जो आता है वो जो किसी भी वस्तु की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करता है, उसे कहते हैं क्यों, ठीक है। भाई हमने अब तक भूगोल को केवल 2 अर्थों में पढ़ते आए थे मिडाइवल टाइम तक, लेकिन ये हमें भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में साबित नहीं करते थे। ये हमें भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में साबित नहीं करते थे, क्योंकि हमें केवल क्या और कहाँ उत्तर पता था, केवल इनकी जानकारी करते थे। हम ये नहीं पता था कि क्यों। भाई इसकी वैज्ञानिकता को भी तो साबित करना होगा, तो वैज्ञानिकता साबित कब होगी, जब हमें क्यों का जवाब मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई ये ज्वालामुखी यहाँ पर है, ठीक है, ये क्या है, ज्वालामुखी है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब सवाल होता है कि ये ज्वालामुखी क्यों है, इसका निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये इसको वैज्ञानिक बनाता है। तो ये जो क्यों प्रश्न है, ये इसको क्या बनाता है, वैज्ञानिक बनाता है, ठीक है। जब हमें क्यों का जवाब मिलने लग गया तो हम इसको क्या कहने लग गए, एक नेचुरल साइंस। ज्योग्राफी को हम क्या कहने लग गए, नेचुरल साइंस। तो अब आपने भूगोल के 3 प्रश्नों के उत्तर देखे, ठीक है, क्या, कहाँ और क्यों। आप चाहो तो एक बार इसे नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो।